जी नाज़रीन कराम, इस सेगमेंट में जैसे कि आर्टिकल होते हैं, लेकिन मैंने पहले ही जैसे ऐलान किया कि मुजीब शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब हमने पहला प्रोग्राम यहाँ शुरू किया था, अब शामी साहब को हमने बुलाया था। अब जब हम इसको बदले वक्त के साथ शुरू कर रहे हैं, तब भी मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो तशरीफ़ लाएँ और वो आए। थैंक यू वेरी मच शामी साहब। मैं चाहता हूँ कि ये आर्टिकल 4-5 बड़े मज़े के हैं। अब आप पहले वक्त पे तशरीफ़ ले आएँ तो आपको सुनाता जाऊँ और आपसे उनकी राय लेता जाऊँ और आगे चलते हैं। पहले तो आपको मुबारक हो सही वक्त पे आने के। सही क्योंकि 7 बजे की बड़ी आजमाइश थी, बड़ी आजमाइश, लेकिन आप उसमें पूरा उतरे माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, वो भी 1-1.5 साल चलता रहा। हाँ। लेकिन ये है कि सही वक्त यही है। हाँ। क्योंकि उस वक्त लोग रिलीजियस प्रोग्राम तो सुनते हैं, लेकिन करंट अफेयर के लिए उनके लिए 7 बजे बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाता है। अर्ली हो जाता है जी। अच्छा, पहला आर्टिकल जो है जी वो इंग्लैंड फॉरगॉटन मुस्लिम हिस्ट्री, इंग्लिस्तान की एक फरामोश शुदा मुस्लिम तारीख। अच्छा, अजीब लगता है। ठीक। अच्छा, अभी मलका एलिज़ाबेथ का दौर है, एलिज़ाबेथ अव्वल का दौर एलिज़ाबेथन एज कराता है, उनका गोल्डन पीरियड कहलाता है जी, 16वीं सदी का, जिसमें सलीम अहमद ने भी लिखा था कि बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ ने चिग्गी दाढ़ी वाले अकबर आज़म को कुछ तोहफे बेचे, उसको बड़ा भाई लिखा। अच्छा, हम उस ज़माने की बात याद करते थे, इसने तारीख लिखी है कि उस वक्त मलका एलिज़ाबेथ ने स्पेन में कैथोलिक की चूँकि हुकूमत थी और उन्होंने उनको चैलेंज किया था कि आप प्रोटेस्टेंट हो रहे हैं, आप अलग हो रहे हैं चर्च के साथ, तो हम आप पे हमला भी कर सकते हैं। तो उस वक्त बरतानिया की मलका के लिए ये ख्याल था कि इंग्लिस्तान एक छोटा सा धुंध में लिपटा हुआ जजीरा था और उसके लिए तजारत करना यूरोप के मैदानों में बड़ा मुश्किल हो गया था। तो उसने मुसलमान मुल्कों की तरफ रुजू किया, ईरान के साथ कंपनी कायम की और तुर्की के साथ कायम की कंपनी, मराकश के साथ कायम की, और वहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी भी कायम हुई जिसने फिर आगे जाके हिंदुस्तान पे कब्जा भी किया। तो इनके जो मुस्लिम ममालिक साथ ताल्लुकात थे, शाह मुराद को लिखा कि तेरे जैसा हुक्मरान कोई नहीं है और तुर्की में इससे पहले बड़ा हुक्मरान आया नहीं है, तो ऐसा बादशाह, और सलीम अहमद की नज़म का मैंने वो हिस्सा सुनाया। अच्छा, वो लगता है कि पूरा मुसलमान मुल्कों के साथ उन्होंने रेशम के मसालों की तजारत का एक तल्लुक कायम किया, खुद को कैथोलिक हमले से बचाने के लिए। यानी अब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को अपनी ये मुस्लिम तारीख भी याद रखनी चाहिए। अस्करी साहब ने, जो हमारे सलीम अहमद साहब की उस्ताद हैं, हमारे तो उस्तादों के उस्ताद हैं, हसन अस्करी साहब, उन्होंने बड़ी मजेदार बात लिखी। एक बार उन्होंने कहा कि देखो, यूरोप की जो हिडन हिस्ट्री है वो हमें नजर नहीं आती। मसलन उन्होंने कहा कि चौसर के यहाँ, जो उनका पहला शायर अंग्रेजी का, उसके यहाँ एक तोबा का तस्वुर है। ये तो क्रिश्चियनिटी में है ही नहीं, ये तो मुस्लिम दुनिया से आया है। तो मुस्लिम दुनिया के साथ जो इनके रवाबत थे, उस वक्त हम आलमी ताकत थे, ये एक छोटा सा जजीरा था, उन ताकतों के नतीजे के तौर पर उन्होंने फिर क्या हासिल किया, किस तरह सर्वाइव किया, इसकी पूरी कहानी बड़ी खूबसूरती के साथ इस आर्टिकल में जेरी ब्रोटन का है, जो एक किताब भी अब इस मौजू पर, सुल्तान एंड क्वीन, इस पे वो लिखते हैं। उस जमाने में तो मुसलमान जो थे जी जी वो बड़ी ताकत थे, सबसे बड़ी ताकत। सल्तनत उस्मानिया थी, और फिर यहाँ मुगल थे, ईरानी सल्तनत अपनी जगह एक बड़ी ताकत थी जी। मराकश में जो हमारा उनका बहरी बेड़ा था, वो बड़े बड़ों को अंग्रेज तो बनिए थे ना उस, हाँ, वो छोटे से थी ताकत। अच्छा, अब एक क्रिस्टोफ का आर्टिकल है जी, वो यूरोप में कल शायद मंगल को एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, अमेरिका में शायद हो रही है, कि ये मुसलमान इमिग्रेंट्स जो आ रहे सीरिया के, इनके साथ क्या सलूक किया। हाँ, मेरा नवाज शरीफ साहब ने भी जाना है उसमें। तो इन्होंने बड़ी एक क्रिस्टोफ तो बहुत ज़ाहिर है कि बड़ा पक्का लिखने पर, उसने कहा मेरे बाप भी जो है वो आए हैं पोलैंड से और तारीख से मैं वाकिफ़ हूँ। सन 38 में भी इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सोचा गया था कि ये जो यहूदी इमिग्रेंट्स इनके साथ क्या सलूक किया जाए। फिर एक औरत की कहानी बयान की उन्होंने कहा कि जिसने जो अमेरिका से आई और किस तरह छुप छुपा के वो लोगों की मदद करती थी, यहूदियों की, और सिर्फ वही नहीं, और लोगों के 2-4 के हवाले दिए किस तरह वो यहूदियों, उन्होंने कहा उस वक्त जो बहुत इंसानी जज्बा रखने वाले लोग थे, वो चाहते थे कि यहूदियों को हिटलर के जुल्म से बचाया जाए। नहीं कि आज क्या आपको ख्याल नहीं कि आपके अजदाद के साथ जो बीती थी और आपके अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी थी, इस वक्त दुनिया में कोई मौजूद नहीं है जो कुर्बानी दे सके और बता सके कि ये सीरिया से आने वाले ये मुसलमान जो हैं, ये सारे लोग जो थे, इनको भी हमारी मदद की ज़रूरत है। हम कॉन्फ्रेंस से करेंगे, कॉन्फ्रेंस के नतीजे के तौर पर कुछ नहीं होगा। उस ज़माने के पोलैंड में क्या हुआ, मेरी फैमिली ने कैसे बचाया, और पुर्तगाल में क्या होता रहा है, सारा उन्होंने किस्सा किया। आज उन्होंने कहा एक एंजेल्स मर्कल है जर्मनी की, एक ट्रूडो है कनाडा का, और एक आज कोई और है जो इंसानी हमदर्दी के लिहाज से इन इश्यूज़ पर सोच रहा है, बाकी वेस्ट सोच नहीं रहा। वैसे तो मीर साहब देखें, जिन मुल्कों ने जी जी ये तसादुम बर्पा किया है, जी जी, वैसे तो सारे मुहाजिर उनको भेजने चाहिए जी जी, यानी अमेरिका जो है और बरतानिया, उन्होंने तहबाला कर दिया। हाँ। पूरे मशरक़ वस्ता को, इराक में देखिए क्या किया, फिर शाम अफगान महाजिरों को हमने इतनी देर तक अपने यहाँ रखा
और दुनिया उसका भी इतराफ नहीं करती। और जब आप कहते हैं कि वापस ले जाओ, हाँ, तो जनाब वो गनी साहब जो हैं, हाँ, वो चिंबे होते हैं, वो उस पर शोर मचाते हैं। लेकिन ये कि ना, हमने भी कितनी कुशादगी के साथ इतने साल उनको अपनी मेहमान नवाजी में रखा, और अब यूरोप को अब एहसास नहीं है कि पूरा तहबाला बशर के वस्ता कर दिया। वो उसका जो अब बच्चों की तस्वीरें छपती हैं तो उनका कुछ ज़मीर जागता नहीं, लाखों लोग मर गए, लाखों बेघर हो गए, और कुछ इंटरनली जो डिस्प्लेस हो गए। हाँ, इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गए। वो ये एक अलग इशू आता है जी। हमने भी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन IDPs का लफ्ज़ जो था, ये सवात ऑपरेशन या इन वाक़यात के बाद सुना था, वरना तो हम इस लफ्ज़ से भी आगाह नहीं थे जी। हाँ, लेकिन शाम तो ऐसा है कि उसकी आधी आबादी जो है डिस्प्लेस हो गई जी। बिल्कुल ठीक बात है जी। अच्छा जी, एक आर्टिकल है ग्लोबलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। ये रैनी रॉजर का आर्टिकल है, बड़ा मज़ेदार। उसने कहा जी, चीन ने खिड़की खोली लेकिन स्क्रीन लगा दी, पर्दा लगा दिया। उसने ये तो किया कि बाहर की रोशनी आती रहे उस खिड़की के जरिए से, लेकिन मच्छर ना आए अंदर। क्या ग्लोबलाइजेशन जो है वो बिल्कुल यही मसला है कि वो आपके यहाँ का बहुत सी चीज़ों को तलपट करती है। आपने देखना ये है कि उसके ज़रिए से जो बैड इफेक्ट्स हैं मच्छरों के, जो डेंगू और मलेरिया और पता नहीं जाने क्या क्या पैदा करते हैं, उसको कैसे रोका जाए। कैसी कैसी वायरस आती है कैसी वायरस आती है। उन्होंने कहा देखिए ना, इस वक्त सूरत हाल ये है कि चीन जो है और जनूबी कोरिया जो है, जापान जो है, ये अमर्ज कर रहे हैं, लेकिन इनका आपस में लड़ाई भी है। अगर जापान की लड़ाई चीन से होती है तो अमेरिका क्या करेगा। चीन ने ये किया है कि जी अपने यहाँ एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी पैदा की, लेकिन इंपोर्ट नहीं की। अच्छा, इंपोर्ट से बचा के उनकी अपनी अपनी पॉलिसी है कि इंपोर्ट, अच्छा, वेस्ट को सूट इसलिए करती थी कि अगर चीन इंपोर्ट करना शुरू कर देगा तो लेबर महंगी हो जाएगी। चीन की लेबर महंगी हो जाएगी तो जो प्रोडक्ट्स अमेरिका खरीद रहा है चीन से वो भी महंगी होंगी। चुनाचे उसने इसका फ़ायदा उठाते हुए, लेकिन इसकी एक नुकसान ये होता है कि डेमोक्रेसी की हैसियत हो जाती है ग्लोबलाइजेशन से। वो कैसे होती है, बड़ा अच्छी बनो बात की। ग्लोबलाइजेशन से ये होता है कि आप ग्लोबल मईशत तो चलाते हैं, लेकिन उसके नतीजे के तौर पर एक बड़ी बड़ी कारपोरेशनें बनती हैं जो ट्रेड को, इस चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। हुकूमतें उसके मुकाबले में कमज़ोर होती हैं, वो कवानीन नहीं बना पाती। जिन मुल्कों में ग्लोबल ट्रेड को डील करने के कवानीन मजबूत नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी की हैसियत हो जाती है। तो हमें डेमोक्रेसी को बचाना है, ग्लोबलाइजेशन के साथ मईशत को तरक्की देना है। इन दो चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना है, वरना ग्लोबलाइजेशन जो है आलमी इस्तेमार साम्राज्य के सिवा कुछ नहीं है जी। ये एक इनका पॉइंट ऑफ व्यू है जी। एक फाइनेंशियल टाइम्स का ये जो जंग में आते हैं आर्टिकल, उसमें से एक आर्टिकल काज़मी का दिल्ली से, उसने कहा नाउ एंड नेवर की सूरत हाल पैदा हो गई कश्मीर में। अच्छा, इसने शुजात बुखारी को भी कोट किया है बहुत। शुजात बुखारी राइजिंग कश्मीर के वो एडिटर भी हैं, यहाँ भी आए थे, हम सब मिले भी थे उनसे। तो वो एक इंडिपेंडेंट कह लीजिए विद इन रिवर्टेड कॉमा गिने जाते हैं, कोई ऐसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हमायत में जो तहरीकें थी वो तो इतनी नहीं, अब जो इंडिजिनस तहरीकें पैदा हुई हैं वो कश्मीरी नौजवान कहता है कि नाउ और नेवर। अगर अब हमने आज़ादी नहीं मिलनी तो कभी आज़ादी नहीं मिलनी। उन्होंने बहुत सी बातों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो ईद आई है, ये कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। वहाँ की दो बड़ी मस्जिदों में आपने नमाज नहीं हो सकी, जामे मस्जिद में भी, दूसरी किस मस्जिद का हज़रत बाल में किसका नमाज नहीं हो सकी, ईद की नमाज नहीं हुई, लोग बाहर नहीं निकल सके। ऐसा दिन कभी यहाँ नहीं आया। आप अगर मवेशियों के कारोबारी हैं तो आपकी जान को किसी को खतरा है कि वो आपको कहते हैं जनाब आप गाँवकुशी कर रहे हैं, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें उन्होंने हवाला दे के उन्होंने कहा कि इसको औसत उम्र का कश्मीरी समझता है कि आखिरी जंग है नाउ और नेवर। आपको याद है कि रहमत अली का पम्फलेट भी था नाउ और नेवर, जिसके बाद पाकिस्तान की शुरू हुई थी। तो कश्मीर में भी लोग अब यही कहते हैं कि नाउ। कश्मीर में तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल यकीनी तौर पर पैदा हो गई है, जो उनके काबू में नहीं आ रही जी। अच्छा, हमारे औरिया साहब हैं जमहूरियत की लांडरी, उन्होंने खोली और रॉ अनवार की हमायत में एक तरह की बात लिखी है, और उसके साथ उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की हमायत की है। ये जो सियासतदान है ब्यूरोक्रेसी को काम नहीं करने देते, आप इलेक्ट होके आएँ तो चाहे करते रहें। अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू उनका भी ठीक है, हमारे ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करना चाहिए, इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट की पॉलिसियाँ जो हैं एक ब्यूरोक्रेट खुद तय कर दे। ये तो कभी नहीं होता ना जी। देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि पुलिस जो है जी उसके पास इन्वेस्टिगेट करने के, कार्रवाई करने के इख्तियारात होने चाहिए जिसमें मदाखलत ना हो। लेकिन ये जो वाकया हुआ है, आप देखिए, अगर तो कोई वक़ुआ होता एक दिन पहले का और उसमें मतलूब होते ख्वाजा अज़हारुल हसन, तो बात समझ में आती थी कि जनाब उन्होंने यह कार्रवाई कर ली। जब वो चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं आपने पकड़ लिया उसके, और पुरानी एक FIR है। और उसके बाद फिर आपने जिस अंदाज से कार्रवाई की, आपने जिस तरह
तरह उनको हैंडकफ किया, रस्सी से, हैंडकफ भी नहीं, रस्सी से बांधा। ये एक लगता है कि एक तौहीन आमेज मामला था और इसको प्रोवोक करना मकसूद। ये लगता है कुछ कुव्वतें स्टेट विद इन स्टेट के तौर पर भी एक्ट करती हैं, इसलिए अगर आप इसको ये अहमकाना कार्रवाई तो बहरहाल थी, अगर कुछ और ना भी कहें तो ठीक है। अब हुकूमतें जो हैं, देखिए ना हमारे यहाँ ये कैसे अफोर्ड कर सकती हैं, उसका खमियाजा तो हुकूमतों को भुगतना पड़ता है। देखें वो कहते हैं फारूक सत्तार को पकड़ना चाहिए, तो पकड़ लेना, फिर पकड़ लेना चाहिए। नहीं, अगर आप समझते हैं कि फलां को पकड़ लेना चाहिए और ये इख्तियार सिर्फ आपका है, तो आपने उनको क्यों नहीं पकड़ा? तो ये तो ओरिया साहब तो खुद मजिस्ट्रेट रहे हैं। जी तो उस वक्त उन्होंने कभी इस तरह इख्तियार इस्तेमाल किया था। लेकिन ये एक बात ये कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी जो हमारी खराब हुई है, तलपट हुई है, उसके भी बहुत से नताइज हमें हम बड़े ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बोलते रहे हैं, बात करते भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त लगता है कि एक जो रीढ़ की हड्डी के तौर पर एक ब्यूरोक्रेसी को मजबूत बनाने की जरूरत है। एक ज़माने में जस्टिस कियानी किस तरह बोला करते थे और ब्यूरोक्रेट्स के नाम हुआ करते थे, फलां अभी नाम गिन सकते हैं सब। उस वक्त तो फिर देखे ना, आपको हुकूमत के पास उतने इख्तियारात नहीं थे, इंतजामिया के पास नहीं थे। अब तो तलपट कर ये भुट्टो साहब ने इन सारी चीजों की बुनियाद रखी। ये बात ठीक है, यानी जो ब्यूरोक्रेसी को कमजोर किया, थोक के हिसाब से लोगों को इस्लाहात की, लोग भर्ती किए, और फिर ये उसके बाद अब तो ये है कि ग्रेड 18 का जो अफसर है वो ग्रेड 20 की असामी पे काम कर रहा है और ग्रेड 20 वाला जो है वो घर बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरह पिक एंड चूज है हर जगह, मरकज में, सूबे में, और सुप्रीम कोर्ट को यहां सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कार्रवाई होती नहीं। हाँ, पहले होता था कि जी फलां कमिश्नर मुल्तान है, फलां मिसाल का मतलब एक कमिश्नर के नाम पे हैदराबाद का स्टेडियम का नाम है, यहाँ का अच्छा पूरे मुल्क में नोन होते थे कि ये ऑफिसर बहुत दबंग है। मैं ऑनेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, मालूम होते थे। आप देखिए कितनी मिसालें हैं तारीख में, जी कि अयूब खान के दौर की भी, उसके बाद कि भाई उन्होंने कहा जनाब ये काम कर दीजिए, ब्यूरोक्रेट ने कहा ये काम नहीं हो सकता कायदा ज़वाबत के मुताबिक, ठीक है, खामोश हो गए। हाँ। मैं देख रहा था मोहम्मद अली बोगरा जब वजीर आजम थे, तो उन्होंने एक गाड़ी मांगी, हाँ, कि भाई मुझे दूसरी गाड़ी चाहिए बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। वो जॉइंट सेक्रेटरी ने नोट लिख के भेजा कि ये गाड़ी नहीं मिल सकती क्योंकि एंटाइटलमेंट नहीं है। अब उस वक्त की बात, अब बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने बुलाया जॉइंट सेक्रेटरी को, और वो उनके वो सेक्शन अफसर जो मुतलका, उसने लिखी किताब छोटी सी है, उसने कहा वो आधा घंटा उससे बहस करते रहे और जॉइंट सेक्रेटरी डिसएग्री किया। उसने कहा नहीं जी मैं अपना नोट बदला नहीं सकता। आखिर उन्होंने कहा लाहौल वक़्त लानत है, मैं खुद ही अपनी गाड़ी ले लूंगा। चौधरी मोहम्मद अली जब इंग्लैंड जा रहे थे तो उन्होंने अपने छोटे से जो सैंक्शन लेनी थी शायद 7,000 कितने की, तो कैबिनेट से लंबी बहस होती रही, ठीक है ना। तो ये उस वक्त की बात है। अब तो फिर हर चीज को ताराज कर दिया गया ना, और पोस्टिंग ट्रांसफर जो है वो किसी मेरिट के बगैर होती है, आपकी चॉइसेस पे। तो जाती मुलाजिम बन चुके हैं सरकारी मुलाजिम। मैं कराची में था, तो जब मैं दूसरे चैनल में था, तो वो एक हमारे एंकर ने मुझे, मैं चीफ मिनिस्टर साहब ने, अरबाब रहीम साहब ने कहा कि मेरे साथ नमाज़ पढ़ी है वगैरह, जो उनका स्टाइल था, तो जुमे की नमाज थी, और मुझे उनके स्टाफ ने बताया सादिक अली साहब नहीं, ये अरबाब रहीम साहब, अरबाब साहब, और मुझे बताया जी वो काम हो गया था। मैंने कौन सा काम? तो पता चला हमारे एंकर ने एक पोस्टिंग कराई थी एक SP की। तो मैंने कहा भाई हमारी तरफ से तो कुछ नहीं था, आपने किया तो खुद किया है। उन्होंने कहा अच्छा फिर दूसरा रोक लेते हैं, ये 35 लाख रुपए का काम है। हमारे लोग ऐसे काम भी करते हैं, हर काम के रेट सिर्फ में तो एक जमाने में हर काम के रेट लगे हुए थे। मुझे एक बड़े ब्यूरोक्रेट ने बताया भाई जहां तो हम आपस में भी काम करते हैं ना एक दूसरे का, तो उसके ऊपर गौर कर लेते हैं कि कितने लाख का काम कर दिया एक सेक्रेटरी ने दूसरे सेक्रेटरी। उन्होंने मुझे आसान किया कि आपके हमने 35 लाख का काम कर दिया। मैंने कहा भाई दूसरा रोक दीजिएगा, अगर करना है तो उसको oblige कीजिएगा, हमारे इदारे को oblige दीजिए। अभी शुक्र है पंजाब में ऐसी सूरत पैदा नहीं हुई, ऐसी अभी पैदा लगता सिफारिश जो है लाखों के हिसाब से तो चला जाए उसको। पोस्टिंग ट्रांसफर का ऐसा है। अच्छा जी, इसने खुर्शीद नदीम ने आज ज़रा सियासत पे किया है वसल फराक। अब वैसे तो वसल फराक के ये माने कि जो कज़न्स इनके हैं कादरी साहब और इमरान खान पे, और क्या वो जिगर कहे ना, हिजर से खुश है, हाँ, वसल से नाशाद, हाँ, क्या तबीयत जिगर ने पाई तो इसकी बस बैकग्राउंड पे लिखा है कि दोनों कजन्स किस तरह का। उन्होंने कहा कजन के दादा तो एक ही होते हैं, दादा से मतलब ग्रैंडफादर है, नाना भी एक हो सकते हैं। दिल दादा गालिब ने लिखा था, उसने लिखा ना, मैं दादा मुखातिब किया उनके शागिर्द ने उनको, तो उनका मैं दादा नहीं, मैं दिल दादा हूं।
तो बहरहाल उसके हवाले से उन्होंने लिखा है कि भाई ये जो इनका इकट्ठा होना और अलग होना, जैसे लोग तजिया करते हैं कि उनकी ताकत जो थी ताहरुल कादरी की, वो लोगों को इकट्ठा कर सकती थी, इमरान के पास वो ताकत उस वक्त नहीं थी 13 में, और अब इनका अलग होना या वगैरह वगैरह। तो शेख रशीद साहब ने कहा कि उनको भी जब जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे उनको, बुला लेंगे। लेकिन ताहरुल कादरी साहब तो एक बड़ा एक जादूगर हैं, वो जादूगर है। बस वैसे वो आते हैं छुट्टियों पर है, अपने पोतों की छुट्टियों पर आते हैं और वो भी बड़ा एंजॉय करते हो, बड़ा एंजॉय करते हैं। किस किस्म की कौम है हम, और कितने यानी हमारा अमीर हसन इसराइल का कॉल है ना कि अल्लाह ताला ने हर शख्स के हिस्से के बेवकूफ अलग पैदा किए हैं। तो अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कि वो मॉडल टाउन से गुजरते हुए अमीर हसन इसराइल साहब ने क्या कहा था, वो 3 लोगों के नाम आ जाएंगे। आप समझ गए वाकया। अगर आप मॉडल टाउन का जिक्र ना करते तो दोहराई जा सकती थी। क्योंकि देखो डॉक्टर इसरार साहब थे उस जमाने में यहाँ, ताहिरुल कादरी साहब यहाँ रहते थे, जावेद गामदी साहब रहते थे, तो तीनों को उन्होंने एक ही पढ़ने में डाल दिया और लफ्ज भी नहीं बोला जा सकता। अब तो नाम ही ले दिए आपने। अच्छा जी, आमर खाकवानी आप कहीं अपने इलाके बहावलपुर में गए हैं, वहाँ अहमदपुर शर्किया भी गए हैं। अच्छा, उस इलाकों में जो सड़कों का हाल है, जो मतलब उन्होंने कहा कि इतना बड़ा इलाका है, डिवीज़न बहावलपुर की 3 ही ज़िले हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बना दिया। अहमदपुर शर्किया का कहा कि जी किसी ब्यूरोक्रेट ने सड़क खोदी थी, बननी है, तो इर्द गिर्द की जो ज़मीनें थी वो साफ़ नहीं करवाई। तो जो वहाँ के हालात थे ना, ये सरायकी इलाके का निस्बत तो उन्होंने दी है, लेकिन छोटे शहरों में जो होता है, मैं साहिवाल गया जी, आप भी साहिवाल से, साहिवाल गया तो अब तो खैर वो नहीं, अब 2 साल पहले गया तो मुझे आंसू आ गए मेरे। साहिवाल का जो स्टेडियम था, बाकायदा आंसू आ गए मेरे। साहिवाल का स्टेडियम था, हम बड़ा फख्र करते थे। वेस्ट पाकिस्तान में उस वक्त ऐसा स्टेडियम को नहीं था, और नेशनल गेम्स वहाँ होनी, ये बड़ा कमाल की जगह थी। उसकी दीवार टूटी हुई, अंदर गाय भैंसें चल रही थी। मैंने उस वक्त जो हमारे MN MPs थे वो मिले, तो मैंने उनसे कहा खुदा का खौफ करें, इतनी तारीखी जगह का आपने ये हाल किया हुआ है, स्टेडियम होटल का क्या हाल किया है, जहाँ मजीद अमजद से लेकर पता नहीं कौन कौन बैठते रहे। तो फिर मैंने कुछ देर बाद गया तो पता चला कि वो उन्होंने दीवार तो बनवा दी है, लेकिन वो देखे ना कि जब लोकल बॉडीज ना हो, लोकल बॉडीज हो, कोई लोग उनको गिरबान पकड़े अपने नुमाइंदों का जाके। अब ओरिया साहब को बताया जाना कि सरकारी अफसर जो हैं जहाँ बिला शिरकत गैरे होते हैं तो वहाँ ये मामला होता है। चीफ मिनिस्टर की नजर जहाँ पड़ जाए वो तो ठीक है, और जहाँ ना पड़े, अब 10-12 करोड़ का सूबा है हमारा, उसमें एक बंदा जो है उसको कैसे सारे को हाँक सकता है। ठीक बात है, ठीक बात है, ये मुश्किल हुआ करता है। बस शम्स साहब 1-2 आर्टिकल और भी थे, लेकिन मेरा ख्याल इसी के साथ हम वक्फा लेते हैं, फिर हम बिल्कुल खबरों पर, उन सब चीज़ों पर जो तजिया आज करना है वो करते हैं। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं जी। जी नाज़रीन कराम, जैसा कि पहले बता चुका हूँ, मुजीब शामी साहब हमारे साथ हैं, आप उनसे बातें भी कर रहे थे। अब हम खबरों पर आज का हम तजिया करेंगे, तो हमारा तीसरा सेगमेंट है ये, और उस पर देखेंगे कि आज की क्या खबर है। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, बात तो हम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। वैसे वो कहते हैं जैसे अगर आप सहाबा कराम जो हैं वो थोड़ी सी ओट से भी आते थे तो फिर सलाम करते थे। वही हो रहा है। वैसे बात तो बहुत अच्छी है जी, सलामती दुआ ही है ना, सलाम है क्या, सलामती की दुआ है। अच्छा, ये जो कश्मीर के वाक़या हुआ है जी, ये ओड़ी में हुआ है, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे हुआ है, और जिस पर उन्होंने रिएक्शन भी शो किया है। अब जैश मोहम्मद का नाम लेना शुरू कर दिया है, MOs की बाकायदा उन्होंने मीटिंग की ख्वाहिश की। हम कहते हैं उनकी दरख्वास्त पर हुई, लेकिन ज़ाहिर है कि उन्होंने ही करनी थी इस वक्त। तो क्या आपको क्या इस वक्त सूरत हाल? देखिए मीर साहब, अभी बहुत से तबसरे हुए हैं, जिस तरह उन्होंने बगैर सोचे समझे इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान पर, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से भी ये बात आ रही है कि भाई आपका अपना किया धरा। क्योंकि देखें जिस तरह की सूरत हाल है बॉर्डर की, उस पे तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते आसानी के साथ, है ना। और ये भी आया है कि जब भी कोई ऐसा वाकया होने लगता है कि UNO में जाना होता है, कुछ होता है, आप कुछ ऐसा वाकया, कोई ऐसा हंगामा हो जाता है। और अभी भी ये जो हुआ है, इसमें आग लगी है डिपो में, तो ज्यादा कैजुअलिटीज तो उससे हुई हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब ये इंटेलिजेंस के जो अदारे हैं उनके बड़े कमालात होते हैं, और बज़ाहिर नाकाबिल यकीन वाक़यात जो हैं वो भी ये कर गुजरते हैं। तो यही बात कही जा रही है कि भी तवज्जो हटाने, देखिए ना UNO के में जो इजलास इस वक्त जनरल असेंबली का हो रहा है, तो उसकी आप सूरत देखें, इंडिया के असाब पर तो वो सवार है, क्योंकि मोदी साहब जो है वहां गए नहीं, और सुषमा स्वराज जाएंगी, ठीक है, और उसके बाद क्योंकि टेक्निकली इंडिया का लफ्ज आई पहले आता है, पी बाद में आता है।
अगर वो हेड ऑफ स्टेट जाएंगे तो पहले वो तकरीर करेंगे, फिर नवाज शरीफ तकरीर करेंगे। तो अब फॉरेन मिनिस्टर की तकरीरें उसके बाद होती हैं, तो वो फिर आखिर में जवाब देंगी। लेकिन बहरहाल अगर वजीर आजम वहां मोदी होते तो फिर लोग उनके लिए थोड़ी खिफत का मामला होता, लोग उनसे पूछते, तो वो वहां जरूरत नहीं हुई उनको। और यहाँ राजनाथ साहब जा रहे थे अमेरिका और रूस, उन्होंने फौरन मुलतवी कर दिया अपना दौरा। तो अब ये असल बात तो ये है कि अगर उनके पास, पाकिस्तान ने कहा है कि कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस आपके पास है तो हमें दें। देखिए ना, अगर वो इस बात को, अगर जो भी कार्रवाई हुई है, फर्ज करें उनकी इंटेलिजेंस अदारों ने नहीं की, हम ये एक इल्जामी जवाब भी समझ लें इसको, तो फिर उन लोगों ने की है जो वहां मौजूद हैं, उनके अंदर वो खुद वहां के रहने वाले हैं, और वो देखें उनके जज्बात क्या है। जब आप चर्रेदार बंदूकों से और मिर्ची बम मारेंगे उनके ऊपर, तो उनमें से कोई जान हथेली पर रखकर कुछ कर सकते हैं। ठीक बात है। तो आपने उनका जीना हराम किया है। और दुनिया में एक जमाने, ये 9/11 से पहले, तो जो आपकी इंटरनल स्ट्रगल होती थी गैर मुल्की तसल्लुत के खिलाफ, उसको दुनिया सपोर्ट करती थी। देखिए ना, अफगानिस्तान का जो जहाज शुरू हुआ है सोवियत फौजों के खिलाफ, हुर्रियत पसंद थे, बाद में दहशतगर्द बना दिए गए। अब देखिए, अगर जो कश्मीर के अंदर आप जिस ऑक्युपाइंग फोर्सेस वहां मौजूद हैं, और वो अगर लोग वो अपना रेजिस्ट कर रहे हैं, तो एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं, अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, तो आपको कोई इख्तियार। लेकिन अभी वो डॉक्टर करण सिंह जो है, जो महाराजा कश्मीर के बेटे हैं, जी। और राज्यसभा में उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा, उन्होंने कहा भाई ये इंडिया का हिस्सा नहीं है कश्मीर। उन्होंने कहा जो उन्होंने करारदाद, ये उस पे दस्तावेज पे दस्तखत किए थे एक सेशन की, जो नाम ने हाल करारदाद है, कहीं अब एग्जिस्ट नहीं करती उसका वो बाद में आई गई दस्तावेज, बनाई गई। वो कहते हैं उसमें भी भारत का हिस्सा नहीं बना कश्मीर। ठीक है। उसने अपने चंद फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के मामलात दिए थे, और बाद में फिर भारत ने, यानी उस वक्त जो इल्हाक हुआ था नाम नेहाद, वो भी एक मशरूत था, और कश्मीर की एक अपनी हैसियत बरकरार थी। ठीक है, उसमें शामिल था। ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने फिर उसमें धांधली करके और उसको इख्तियारात कम किए रियासत के, वहां सदर और वजीर आजम के ओहदे खत्म किए, और फिर कुछ इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी वहां। तो ये सारी कार्रवाई की, और वो उसको भी वायलेट कर दिया। तो अब ऐसा मुमकिन नहीं है। ये कश्मीर का मसला जो है ना, या तो इस पूरे जनूबी एशिया को बर्बाद कर देगा अगर इसका हल नहीं ढूंढा गया, क्योंकि ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई, और पाकिस्तान जो है वो जाहिर है इस पर खामोश नहीं रह सकता। क्या ख्याल है, नवाज शरीफ अब जो गए हैं, हम बहुत सी जिक्र कर रहे हैं कि वो कश्मीर के मसले को उठाएंगे, यकीन उठाएंगे, 3 साल से उठा रहे हैं, क्या उनका एंगल, क्या खास तौर पर क्या टारगेट करना चाहिए? देखिए, ये जो टारगेट तो उनका यही मालूमत है, क्योंकि कल जो एजाज अहमद है हमारे सेक्रेटरी खारजा, और मलिया लोधी साहब ने भी कल की ब्रीफिंग थी वहाँ, तो उन्होंने यही बात कही कि ये इस वक्त सिर्फ एक पॉइंट पर उनका वो होगा फोकस, यानी वो मुलाकातों के दरमियान भी और तकरीर के दौरान भी पूरी शिद्दत से ये मसला उठाएंगे। देखिए ना, पहले तो एक जमाने में कश्मीर का जिक्र जब होता था यूएनओ की तकरीर में, तो एक जरा हल्के अंदाज में किया जाता था, और मुआहिदा शिमला के बाद तो एक अरसे तक तो वो जिक्र ही नहीं होता था। लेकिन अब जब नसरुल्लाह खान गए, तुर्की गए हैं, तो उनके वजीर जिससे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा आप आए, आप हमारे भाई हैं, मालूम करते हैं। अब तो हम फाइलें भी पता नहीं कहाँ रख के भूल गए, 20 साल के बाद तो आपने तस्करा किया है। इसलिए कि जो मुआहिदा शिमला था उसमें ये तय हुआ कि ये दो तरफा मज़ाकरात के लिए ये मसला तय होगा। अब दो तरफा मजाक, आज तक मजाकरात ही नहीं हुए, ये मजाक हो गया बिल्कुल। तो अब ये पूरी शिद्दत, ये तो मजाकरात हो गए, हाँ मजाकरात हो गया। तो अब वो पूरी शिद्दत के साथ मसला उनको उठाना पड़ेगा, उनको पूरी तफसील बयान करनी चाहिए, जो एट्रोसिटीज वहां हुई हैं उनकी पूरी मंजर कशी करनी चाहिए, जो वहां कश्मीर की सूरत हाल है। देखे ना, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये फर्ज है कि उसकी तस्वीर पूरी तरह से लोगों के सामने पेश करे कि वहां हो क्या रहा है, ताकि उसी से आप लोगों को झंझोड़ेंगे। और भाई अगर ये मामला ऐसा तवज्जो नहीं देगी दुनिया इस पर, तो हैरत की बात है कि आप यानी एक मफरूजों की बुनियाद पर आपने इराक को ताराज कर दिया, आपने शाम को ताराज कर दिया, आपने लीबिया को ताराज कर दिया, और यहाँ जो है ये दंदाता। और यानी इंडिया ने क्या किया, जब अक़वाम मुत्तहिदा के जो कमिश्नर हैं इंसानी हकूक़ के, उन्होंने कहा कि जी हमारा मिशन जो है
पाकिस्तान और भारत दोनों जगह जाए और दोनों के जेरे इंतजाम इलाके जो है कश्मीर के वहां फैक्ट फाइंडिंग करे, तो पाकिस्तान ने कहा फौरन आइए बिस्मिल्लाह, आजाद कश्मीर के दरवाजे खोले। इनकार कर दिया, इंडिया ने इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये कुआं, इंडिया को क्या हक है कि इसे कुआं बना के और वहां लाशों पे लाशें डालता चला जाए, मौत का खेल खेले। हाँ, मौत का खेल खेले। अच्छा, एक वो हमारी और भी सूरत हाल है कि हमारे इंटरनल भी अब बहुत तेज चल रही हैं कुछ चीज़ें। मसलन इमरान ने कल ही ऐलान किया है कि 30 को वहाँ आएंगे, उनका इंटरनल भी मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन डरने से क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम ये फजा जो इस मौके पे खास तौर पे पैदा कर रहे हैं, इसका क्या? देखिए, अफसोसनाक बात है ये। होना चाहिए, चलिए कम से कम ये कर लेते कि जब तक ये यूएनओ में है प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त तक ये सूरत हाल मौखर होती। हालांकि वो कह ये रहे हैं कि जी कि ये करप्ट आर्मी की बात कौन सी, अगर ये तो मेरा ख्याल ये तो पाकिस्तान के वजीर आजम है। हाँ। और अगर हम ये बात करें तो फिर मसला ये है कि वहां तो फिर कश्मीर की बात करनी नहीं चाहिए जाके इसको। अब देखिए, काश ऐसा होता कि पाकिस्तान की सारी जो सियासी जमातें हैं वो इस वक्त कश्मीर का मसला उठा रही होती है और कश्मीरियों के हक में जुलूस निकाल रही होती। देखें ना जी, भुट्टो साहब से कितनी राइवलरीज थी उनकी अपोजिशन की जमातों, बहुत सख्त इंतहाई राइवलरी थी, लेकिन जब वो शिमला गए हैं सब ने उनसे मुलाकात की। देखिए, वो जमातें थी जो इल्जाम लगाती थी कि भुट्टो साहब का हिस्सा है सबूत ढाका में। जी 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 जी, उन्होंने ऐसा किरदार अदा किया, ठीक है, उस वजह से वहां ये क्राइसिस पैदा हुआ। ठीक है, ठीक वो सारे लोग एक करारदाद मंजूर हुई यूनानिमस, और वो करारदाद कौमी असम्बली ने पास की, भुट्टो साहब के हाथ मजबूत किए, और ये मियां तुफैल मोहम्मद जो हैं वो तो उनको सियाफ करने के लिए एयरपोर्ट पे गए यहाँ लाहौर में। इस हद तक अभी तो पहले एक बात तो ऐसे और भी करनी चाहिए थी, वजीर आजम आजाद कश्मीर गए, वहां उन्होंने उनकी लीडरशिप से मशवरा किया कि क्या बात किस तरह से होनी चाहिए, लेकिन उनको चाहिए था कि यहां भी अपोजिशन लीडरों को बुलाते और उनसे बात करते। ये भी कोताही हुई है, इसलिए और मेरा ख्याल है किसी में जरूरत नहीं हो सकती थी कि इनकार करता कि मैं नहीं आता। देखिए, दहशतगर्दी के मामले में, कराची के क्राइसिस के मामले में ये कॉन्फ्रेंसेस हुई है हमारे यहाँ, ठीक है, और अब भी होनी चाहिए थी, इससे फजा बेहतर होती। कराची की क्या सूरत है जी? कभी हम कोशिश करते हैं कि माइनस अल्ताफ, यानी उनको जो मुर्दाबाद का नारा है उसके बाद जो डिसोसिएट कर रहे हैं उनको हम सपोर्ट करें। कभी कभी करते हैं कि वो फरूख सत्तार बेचारा रोते हैं कि जी मुझे भी काम करने नहीं दिया जा रहा। उधर से हमने एक पार्टी बना दी है, वो जो मुस्तफ़ा कमाल वाली, वो क्या कोई विजन क्लियर है कि नहीं है जी? साहब, अब आप रहे हैं कराची में इतना अरसा, जी जी, मैं तो आपसे कम रहा हूँ। हाँ, मैंने सारी जिंदगी तकरीबन गुजार दी जी। और अभी जब भी रहमान मलिक साहब मिलते हैं, हाँ, वो उस फ्लैट को याद करते हैं जहाँ वो हमारे साथ रहते हैं, वो आपके साथ रहते थे। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपकी तो बड़ी वो तो कमाल करते थे। मुनव्वर साहब कहते जब मिलते हैं, कहते आपसे बड़ी हमारी मुलाकात रही, वो सजाद मीर साहब के हम जब आते थे तो आप होते थे। बात यह है कि कराची का मामला और एक पेचीदा मामला है। देखिए, हमें मैं तो जाती तौर पर इसके हक में हूँ कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। अगर कोई एक शख्स तजावुज़ करता है और वो माफ़ी मांगता है और माजरत का आज़ार करता है, तो उसको वो माफ़ी उसकी कबूल कर लेनी चाहिए। कुछ आप शराइत आयद कर दें, लेकिन एक किसी को आप इस तरह मजबूर ना करें कि कोई मुस्तकिल पोजीशन ले ले। मेरा तो जाती ख्याल ये है, और एकोमोडेट करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है, उनका भी हक है कि वो सियासत करें, उनका हक है ना, और दूसरे लोगों का भी हक है कि वो सियासत करें। अभी रेंजर्स ने कल भी ये बयान दिया है कि हमारा ऑपरेशन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, तो उसे बिल्कुल इसको स्पिरिट पूरी में ये काम करना चाहिए। और हर पार्टी जो है उसको इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने दस्तूर की हदूद में रहकर अपना काम करे। ठीक बात। देखिए, हालात कितने भी तल्ख क्यों ना हो और बाजी में जो कुछ भी हुआ हो, ये सियासत का अलमिया ये है कि ये आप या तरबिया कह लें इसको, कि इसमें आपको बहुत सी चीजें भूलनी पड़ती हैं। ठीक बात। और बहुत सी चीजों से सरफे नजर करना पड़ता है। ठीक बात। इसमें डंडा लेके आप हर एक को दुरुस्त नहीं कर सकते। और इसकी जो भी पॉलिसी है, हमारे इदारों को बना यानी कि एक वाज़े विजन के साथ काम करना चाहिए। आज ये कुछ, कल कुछ करने से और एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। और इससे देखें ना कि जो एक सेंटर ऑफ अथॉरिटी है, हाँ, वो एक ही रहना चाहिए। ठीक बात। सियासी क़यादत, ठीक बात, स्टेट विद इन स्टेट नहीं होनी, ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये मुझे ये जो वाकया हुआ ख्वाजा अज़हर का, उसमें मुझे ये खुशी हुई है कि कम से कम जो सियासी क़यादत है, उसने असर्ट किया है। ठीक, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत थैंक यू वेरी मच शामी साहब।
बहुत तफसील के साथ आपसे गुफ्तगू हुई, आर्टिकल पर भी हमने आपकी मदद ली, खबरों पर भी मदद ली, और मेरे ख्याल में हमारा ये पहला प्रोग्राम था। और जिस तरह आप हमारे पहले प्रोग्राम तो आपकी बरकत है बरकत तो आपकी आवत की भी। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन कराम, इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम का खिताब करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम 8 बजे से 9 बजे के दरमियान ही हुआ करेगा जी।